बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स का ब्लड गंदा होता है या फीमेल उस टाइम पे अनटचेबल होती है। हर जना यूरिन भी करता है, स्टूल भी पास करता है, तो क्या वो अनटचेबल है? वो भी तो बॉडी से ही निकल रहा है ना। सो फीमेल का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर लेडी के अंदर एक यूट्रस होता है। यूट्रस के अंदर हर महीने लाइनिंग बनती है, ये सोच के कि प्रेगनेंसी होगी, तो वो उसको हम प्रेगनेंसी बेड बोलते हैं। और जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वही लाइनिंग पीरियड बन के बाहर आ जाती है। बहुत सुनने में मिलता है कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा स्पर्म काउंट नील है तो मतलब हमें बच्चा हो ही नहीं सकता। स्पर्म काउंट नील होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार एक फर्स्ट सैंपल में नील आ जाता है, सेकंड सैंपल में ठीक आता है, तो सबसे पहले निराश मत हो। तो फिर आपकी बॉडी स्पर्म बना रही है कि नहीं बना रही है। कई बार क्या होता है, जैसे फीमेल्स में ट्यूब्स होती हैं, मेल्स के अंदर भी ट्यूब्स होती हैं, तो वो ट्यूब्स अगर बंद है तो स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे। ऐसे में टेस्टिस में से हम स्पर्म्स निकाल के या ट्यूब का ब्लॉकेज खोल के कंसेप्शन करा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम पिछली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर प्रीति मैम के साथ। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सर्कुलेट करते हैं, उसको हमने क्लियर किया। और हमारे जितने भी पॉडकास्ट रहते हैं उसका एक ही मोटिव होता है, आपको सही डायरेक्शन देना, आपको सही नॉलेज देना, ताकि आप अपने इस इनफर्टिलिटी की जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या प्रेगनेंसी की जर्नी में आप बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो। तो उन्हीं सारे फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति मैम, जिनका ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनफर्टिलिटी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस में। तो आज हम मैम से बहुत सारे कुछ और मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं, वो सारे हम मैम से इस पॉडकास्ट में आज क्लियर करेंगे। राइट। नमस्कार। और आई होप कि जो हमारा पुराना पॉडकास्ट था उससे भी आपको बहुत जानकारी मिली होगी। सो इस पॉडकास्ट का एम ही ये होता है कि आप तक अच्छी नॉलेज, एथिकल नॉलेज पहुँचे। और मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। मेरा 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। मैं रोबोटिक सर्जन हूँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डील करती हूँ, एंड ऑल्सो आई डू द इनफर्टिलिटी एंड IVF। सो अब हम आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। मैम, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स का ब्लड गंदा होता है या फीमेल उस टाइम पे अनटचेबल होती है या शी इज अनहाइजीनिक या डर्टी रहती है, तो ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है और ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हर जना यूरिन भी करता है, स्टूल भी पास करता है, तो क्या वो अनटचेबल है? वो भी तो बॉडी से ही निकल रहा है ना। सो फीमेल का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर लेडी के अंदर एक यूट्रस होता है। यूट्रस के अंदर हर महीने लाइनिंग बनती है, ये सोच के कि प्रेगनेंसी होगी, तो वो उसको हम प्रेगनेंसी बेड बोलते हैं। और जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वही लाइनिंग पीरियड बन के बाहर आ जाती है। सो मेंस्ट्रुअल ब्लड इज टोटली प्योर ब्लड, इट इज़ नॉट इन्फेक्टेड, in fact it is one more pure than urine and stool. So how can a woman be untouchable during that time? और जो सबको हो रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो उस समय विमेन अनटचेबल है या वो इम्प्योर ब्लड है। नहीं, वो यूट्रस की लाइनिंग है जो निकल रही है, बहुत सिंपल। और क्योंकि वो लाइनिंग निकल रही है तो आपको पैड लगाना पड़ता है। और अब तो इतने अच्छे पैड्स आ गए हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स आ गए हैं, टेम्पून्स आ गए हैं, तो आपके कपड़े भी खराब नहीं होते। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये भगवान का बनाया हुआ नेचुरल तरीका है और ये बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं है। और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जो हर एक के साथ हो रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? और ये बहुत ज़रूरी है फॉर हैविंग अ प्रेगनेंसी। अगर आपके पीरियड्स आएंगे, आपकी लाइनिंग बनेगी, तभी तो प्रेगनेंसी होगी, तो इसमें गलत क्या है? ट्रू। एक और चीज़ है कि यंग कपल्स में इनफर्टिलिटी नहीं होती, तो बहुत से घरों में लोग बोलते हैं कि आप अपने लेवल पे अभी ट्राई करो, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप यंग हो तो आप अपने लेवल पे ट्राई करो, अगर फिर नहीं होगा तो फिर जाके आप डॉक्टर को दिखाओ। मैं एक बहुत सीनियर इनफर्टिलिटी एंड IVF एक्सपर्ट हूँ और मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़रूरी है आप सबका जानना कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। यंग कपल्स में भी 20 साल, 22 साल, 24, 26, आप कोई भी एज बोले, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी भी बढ़ी है। तो यंग कब बच्चे आते हैं, यंग बॉयज़ 22 साल के, 23 साल के, पर उनकी स्पर्म काउंट 0 होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। ये लोग इतना सारा नशा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी स्पर्म काउंट्स कम हो जाती हैं। सो
अगर आपकी नई शादी हुई है और 6 महीने के अंदर अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर रिलेशंस करके, वैसे तो गाइडलाइंस बोलती हैं 1 साल, पर मैं ये बोलती हूँ कि हमें 1 साल भी क्यों वेट करना है। अगर आप 6 महीने आपने ट्राई किया है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट को मिलो, अपने बेसिक टेस्ट तो कराओ, सीमेन एनालिसिस, उसमें तो कोई इंजेक्शन नहीं लगना। हर मेल ने अपना सीमेन एनालिसिस करवाना चाहिए। फीमेल्स का बेसिक टेस्ट होने चाहिए, जैसे HP इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि कहीं आप थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं हो, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, रूबेला, वेरिसेला, IgG, इतना तो आप करा सकते हो। ये करा के आप बेसिक अपना अल्ट्रासाउंड कराइए कि आपकी ओवरीज ठीक हैं, उसके अंदर बड़े बड़े सिस्ट तो नहीं है, आपके एग टाइम पे बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हो, सब नॉर्मल आते हैं, फिर तो आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो। पर अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप तो नहीं ठीक हो जाएगी, यू विल नीड हेल्प। आप जितना डिले करोगे उतने ही कंसेप्शन के चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि एज बढ़ती जाती है, एग काउंट फॉल होता जाता है और 1000 प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो जितनी जल्दी हो हेल्प लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट बेशक ना कराओ, पर डायग्नोसिस तो बनवाओ। ट्रू। तो आई थिंक जैसे बीपी, शुगर, थायराइड या और जनरल डिजीज होती हैं, वैसे ये भी डिजीज हैं जिसका आप जांच करा सकते हो, पता लगा सकते हो और उनका इलाज है। एज सच इसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर अगर आप नेग्लिजेंस करते हो तो आपका ये इशू कहीं ना कहीं बढ़ने ही वाला है। इसका कोई सोल्यूशन तो नेग्लिजेंस से निकलेगा नहीं। करेक्ट। इसके साथ में हमें एक और बहुत सुनने में मिलता है कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा स्पर्म काउंट नील है तो मतलब हमें बच्चा हो ही नहीं सकता। अगर नील स्पर्म काउंट मतलब कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। स्पर्म काउंट नील होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार एक फर्स्ट सैंपल में नील आ जाता है, सेकंड सैंपल में ठीक आता है, तो सबसे पहले निराश मत हो। सेकंड, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, सपोज मान लिया आपके 2 सैंपल्स में भी नील आया है, तो फिर आपकी बॉडी स्पर्म बना रही है कि नहीं बना रही है। कई बार क्या होता है, जैसे फीमेल्स में ट्यूब्स होती हैं, मेल्स के अंदर भी ट्यूब्स होती हैं, तो वो ट्यूब्स अगर बंद हैं तो स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे। ऐसे में टेस्टिस में से हम स्पर्म्स निकाल के या ट्यूब का ब्लॉकेज खोल के कंसेप्शन करा सकते हैं। पर अगर आपकी बॉडी स्पर्म ही नहीं बना रही है और आपका हार्मोन लेवल पर ही प्रॉब्लम है, तो फिर हो सकता है कि आपके थ्रू बेबी ना हो, तो डोनर स्पर्म लिया जा सकता है। पर जो भी है, आपको पहले एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से संपर्क ज़रूर करना चाहिए, और 99% केसेस में हेल्प हो जाती है। बहुत से लोगों में ये मिथ है या फैक्ट है कि मास्टरबेशन से इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो ये कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैस्टरबेशन से कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती है। ये एक नॉर्मल प्रवृत्ति है, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। एंड ना मेल मैस्टरबेशन ना फीमेल मैस्टरबेशन, दोनों से ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटेबल होती ही नहीं है। अगर हमें डायग्नोज हो गया तो शायद ये तो ठीक ही नहीं हो सकती। तो इस लोगों में बहुत सारे लोग डॉक्टर को कंसल्ट करने में भी हेजिटेट करते हैं। तो ये कितना सही है? ये तो वही बात होगी कि शेर सामने खड़ा है और हमने आंखें बंद कर ली कि अब शेर हमें नहीं खाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट तो करना पड़ेगा ना। और 99% केसेस में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो जाता है, और मोर देन 80% केसेस में सिर्फ दवाइयों से ही आप कंसीव कर जाते हो, दवाइयों से, अल्ट्रासाउंड से और थोड़ी सी हेल्प से। सिर्फ 10% लोगों को एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि IUI और IVF। सो अगर प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट कराओ। अगर ट्रीट नहीं कराओगे तो कैसे ठीक होगे? और स्ट्रेस और कम नींद से या बहुत हेक्टिक स्केड्यूल से, या ऐसे मेल्स जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, नाइट शिफ्ट्स में रहते हैं, तो उनको ये लाइफस्टाइल इनफर्टिलिटी करता है, ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अच्छी बॉडी के लिए प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, थोड़ा मेंटल शांति, ये सब ज़रूरी है। और यहीं पे आयुर्वेदा का रोल आता है और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का रोल आता है। तभी हम बोलते हैं जब आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो उसके पहले से ही अपनी मेडिटेशन शुरू करो, अपना खाना सात्विक खाना शुरू करिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स से तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपनी स्लीप 6 से 8 घंटे की स्लीप पूरा करिए। अच्छा म्यूज़िक कमरे में लगा के रखो जिससे आपको शांति मिले। अच्छे मीडिया पे, टीवी पे अच्छा कंटेंट देखो, वायलेंस कम देखो। सो इससे आप, जैसे हमें अभिमन्यु की कहानी पता है, तो ऐसे ही जो प्रेगनेंसी भी जो होती है उसमें बेबी 5 मंथ से ही सुनना
करना शुरू कर देता है। सो मैं तो अपने सब पेशेंट्स को बोलती हूँ 5 मंथ्स के बाद बच्चों को मॉरल स्टोरी सुनाओ। तो बच्चे को आप जो संस्कार देना चाहते हो आप गर्भ में ही दे सकते हो। सो इसलिए एपिजेनेटिक्स पे बहुत काम हो रहा है। प्रेगनेंसी से पहले आप क्या मॉडिफाई कर सकते हो, तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। इट शुड बी अ नाइस लाइफस्टाइल, क्योंकि आप एक नई पीढ़ी को जन्म देने वाले हो। सो वो उस कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सो उसके लिए आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने विचारों को ठीक करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, तो हमारी आगे की पीढ़ियां भी इम्प्रूव होंगी और इनफर्टिलिटी के चांसेस कम होंगे। जी, तो जैसे आपने देखा आज हमने बहुत सारी आप लोगों के सवाल कंफ्यूजन्स को आज हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए क्लियर किया है। तो लास्ट में मैं यही सारे कॉन्वर्सेशन को कुछ चीज़ों में समराइज़ करूँगी कि अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है उसको इग्नोर मत करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आप बात कीजिए अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से, जाके कंसल्ट कीजिए। अपने लेवल पे अपने कंफ्यूजन्स को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ का सवाल है। हेल्थ को एक एक्सपर्ट ही डील करे वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि नेग्लिजेंस से उल्टा हम और बड़े हेल्थ क्राइसिस में समटाइम्स आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इशू है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। तो आप अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। तो देखिए, आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेवारी है, आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा नहीं ले सकता। अपनी हेल्थ के लिए हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, या आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, या आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको कंसीव करने में इश्यूज आ रहे हैं, या आपको पीरियड्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से ज़रूर बात करें। आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और ANC यानी कि एंटीनेटल काउंसलिंग, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपकी और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और पोस्ट प्रेगनेंसी जो आपका जर्नी रहती है, उन सबको आप हमारे साथ जुड़ के और स्मूथ बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। बार बार अबॉर्शंस होना, या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं, तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल, जो IVF स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार IVF करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।